हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लार ग्रंथियों के बारे में कि लार ग्रंथि क्या होती है और इसका क्या महत्व है पाचन के अंदर। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि पाचन के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। उसके अंदर हमने मुख से लेकर और मल द्वार तक सभी अंगों की बात कर ली थी। तो चलिए इसी कड़ी के अंदर हम आगे बात करते हैं पाचन ग्रंथियों के बारे में कि जो ग्रंथियाँ जो होती है वो किस प्रकार से पाचन के अंदर सहायता करती है। तो देखिए, जो पाचन ग्रंथियां होती है वो होती है बच्चों मेनली तीन टाइप्स की। कितने टाइप्स की? तीन टाइप्स की। सबसे पहली होती है लार ग्रंथि, दूसरी अग्नाशय ग्रंथि और तीसरी होती है बच्चों यकृत ग्रंथि। कौन सी? यकृत ग्रंथि। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? लार ग्रंथि की। किसकी बात करेंगे? लार ग्रंथि की। ये जो ग्रंथियां होती है वो क्या सहायता करती है? ग्रंथियां जो होती है बच्चों वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है, या तो हार्मोन का या फिर एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। वो जो एंजाइम होते हैं वो भोजन के अंदर जो बड़े अणु होते हैं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड के हो, स्टार्च हो, वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने का कार्य करते हैं। कौन करते हैं? जो इन ग्रंथियों से पाचक रस स्रावित होते हैं या फिर एंजाइम्स स्रावित होते हैं, वो उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने में सहायता करते हैं। अब वो क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि जो भोजन का पाचन है वो सरल हो सके, ठीक है, ताकि जो प्रोटीन के अणु हैं, जो वसा के अणु हैं, वो घुलनशील हो सके और घुलनशील होने के बाद में वो आसानी से अपने शरीर के अंदर पच सके। इसीलिए ये जो ग्रंथियां होती है इनकी व्यवस्था अपने शरीर के अंदर पाई जाती है। तो बात करते हैं हम लार ग्रंथि की। तो लार, देखिए लार कहाँ पर बनती है? लार बनती है अपने मुंह के अंदर। किसके अंदर बनती है? मुंह के अंदर बनती है। तो स्पष्ट सी बात है कि लार ग्रंथियां जो होगी वो भी मुंह के अंदर ही पाई जाएंगी। तो लार ग्रंथि है, इसका कार्य क्या होता है? ये लार का स्राव करती है। क्या करती है? लार का स्राव करती है। ओके, ये जो बच्चों लार होती है ये क्या होता है? ये एक प्रकार से चिपचिपे श्लेष्मा युक्त द्रव होता है। ओके, जो लार होती है अपनी वो थोड़ी चिपचिपी होती है। क्या होती है? चिपचिपी होती है। ऐसे हाथ में लेकर देखते हैं तो वो आसानी से हाथों के चिपकती है। तो ये जो लार होती है वो चिपचिपी होती है और श्लेष्मा युक्त एक द्रव होती है। ओके, यहाँ तक बात आई समझ में? ठीक है। अब ये जो लार है वो कार्य क्या करती है? लार का कार्य बच्चों होता है कि मुंह के अंदर प्रोटीन नहीं, स्टार्च का पाचन करना। किसका पाचन करना? स्टार्च का पाचन करना। जो भोजन के अंदर स्टार्च है उसका मुंह के अंदर पाचन शुरू करना किसका कार्य होता है? लार का कार्य होता है। तो इस लार के अंदर दो एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? एक तो टाइलिन और एक होता है एमिलेज। कौन कौन से? एक तो होता है टाइलिन और दूसरा कौन सा? एमिलेज एंजाइम। ये दो एंजाइम होते हैं वो लार के अंदर उपस्थित होती हैं। अब ये जो लार है वो एक तो कार्य करती है कि स्टार्च का पाचन शुरू करना मुख के अंदर, और दूसरा इसका कार्य होता है कि जो अपने दांत है और जो मुंह है और जो ग्रसनी है उसकी साफ सफाई करना। क्या करना? उसकी साफ सफाई करना। हम जो ये निगलते हैं श्लेष्मिक द्रव है वो निगलते हैं, तो इससे अपनी ग्रसनी की भी सफाई होती है और मुंह के अंदर हमेशा लार बनती रहती है, तो उससे क्या होता है? अपने मुंह की सफाई होती रहती है, साथ में दांतों की सफाई होती रहती है। और तीसरा काम होता है जब हम भोजन को चबाते हैं तो इसके अंदर लार है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है, जिससे क्या होता है? भोजन है वो चिकना हो जाता है। चिकना होने के बाद में वो सरलता से अपनी आहार नाल के अंदर से गुजर सकता है। तो ये लार के कार्य होते हैं। सबसे पहला कौन सा कार्य होता है? स्टार्च का पाचन शुरू करना। किसका? स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना। ओके, ये इसका फर्स्ट कार्य। दूसरा कार्य क्या होगा? दांत, मुख तथा ग्रसनी की सफाई करना।
और तीसरा कार्य इसका क्या होगा, भोजन को चिकना बनाना, भोजन को चिकना बनाना। ओके, ये इसके 3 मुख्य कार्य होते हैं। ओके, अब बात करें इसके टाइप्स की कि ये जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, ये कितने प्रकार की होती है। तो ये बच्चों होती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होगी, ये होगी 3 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार, सबसे पहला प्रकार होता है इसका अधोकरण ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अधोकरण ग्रंथि, ठीक है। दूसरा होता है अधोजंब ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि। ओके, तीसरा टाइप इसका होगा अधोकरण ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि, और तीसरा होगा अधोजीवा ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि। ओके, अधोकरण, अधो का अर्थ पहले और करण का मतलब कान, यानी कि कान से पहले जो ग्रंथि पाई जाती है उसको क्या बोलेंगे, अधोकरण ग्रंथि। कान से पहले यानी कि ये पाई जाती है गाल के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है बच्चों, गाल के अंदर पाई जाती है। और ये स्त्राव किसका करती है, ये करती है श्लेष्मिक द्रव का स्त्राव करती है। ओके, किसका स्त्राव करती है, श्लेष्मिक द्रव का। अधोजंब, अधो यानी कि पहले, और जंब का अर्थ होता है जबड़ा। क्या अर्थ होता है, जबड़ा। तो ये जो ग्रंथि होती है अधोजंब ग्रंथि, ये जबड़े से पहले पाई जाती है, ये भी मुख के अंदर ही पाई जाती है। इसका कार्य भी होता है श्लेष्मिक द्रव का स्त्राव करना। ओके, तीसरी है अधोजीवा ग्रंथि, यानी कि अधो यानी कि पहले और जीवा यानी कि जीभ। तो जीभ के नीचे जो पाई जाती है उसको बोलते हैं अधोजीवा ग्रंथि। ओके, तो ये 3 टाइप किसके हो गए, ये लार ग्रंथि के प्रकार हो गए। और लार का क्या कार्य होता है, स्टार्च का मुख में पाचन शुरू करना, भोजन को घुलनशील और चिकना बनाना, और दांतों की और मुंह की सफाई करना। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, लार ग्रंथि को, ये अपना पहला टाइप हो गया, नोट डाउन कीजिए। ये देखिए लार ग्रंथि जो मैंने आपको बताई है, कौन सी बताई मैंने आपको, लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि के अंदर 2 एंजाइम उपस्थित होते हैं। पहला एंजाइम होता है टाइलिन, कौन सा, टाइलिन। और दूसरा एंजाइम होता है बच्चों एमिलेज एंजाइम। कौन सा, एमिलेज एंजाइम। ये जो दोनों एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, टाइलिन और एमिलेज, पॉलीसेकेराइड को तोड़ने का, किसको, पॉलीसेकेराइड। पॉली यानी कि बहुत सारे, सेकेराइड्स, तो जो बहुत सारे सेकेराइड होते हैं पॉलीसेकेराइड, इनको ये तोड़ देते हैं छोटे सेकेराइड के अंदर। किस में तोड़ेंगे, छोटे सेकेराइड में। कौन, टाइलिन और एमिलेज। ओके, ये दोनों किसके अंदर उपस्थित होंगे, लार ग्रंथि के अंदर। टाइलिन और एमिलेज कार्य क्या करेंगे, पॉलीसेकेराइड को छोटे सेकेराइड के अंदर तोड़ने का कार्य करेंगे। और ये जो तोड़ने का कार्य है वो किस लिए करेंगे, क्योंकि भोजन का पाचन है वो आसान हो उसके। ये जो कार्य होता है बच्चों, ये होता है आपका मुख गुहा में। किस में होता है, मुख गुहा में होता है। ओके, तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिए। दूसरी अपनी ग्रंथि है, हमने पहले ही पढ़ ली लार ग्रंथि। दूसरी हम पढ़ेंगे बच्चों अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी पढ़ेंगे, अग्नाशय ग्रंथि। ओके, देखिए अग्नाशय ग्रंथि मैंने आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है उसके अंदर समझाया था। जो अपना अमाशय होता है, अमाशय के जस्ट नीचे इस आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है। इसे इस प्रकार से एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, हम अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। ओके, ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एक प्रकार से मिश्रित ग्रंथि है। ओके, और ये जो ग्रंथि होती है ये 2 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। 2 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। एक तो होता है अंतःस्रावी हार्मोन और एक होता है बहिस्रावी हार्मोन। तो ये 2 हार्मोन का स्राव करती है। पहला कौन सा, अंतःस्रावी हार्मोन, और दूसरा होता है बच्चों बहिस्रावी हार्मोन। कौन सा, बहिस्रावी
हार्मोन। अब देखिए, हार्मोन का सिक्रेशन करती है ग्रंथियां, या फिर ग्रंथियां एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं। हम आपको एंजाइम्स भी बताएंगे और हार्मोन्स भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। अंतःस्रावी हार्मोन्स के रूप में ये एक तो स्राव करती है इंसुलिन का। किसका स्राव करती है? इंसुलिन का, ठीक है। और दूसरा स्राव ये करती है ग्लूकेगोन का, ग्लूकेगोन का, ओके। और ये बहिस्त्रावी हार्मोन के रूप में स्राव करती है अग्नाशयी रस का। किसका स्राव करती है? अग्नाशयी रस का। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका सिक्रेशन थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर होता है। अब अगर इनका ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो भी ये बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, और अगर इनका सिक्रेशन कम होता है तो भी ये बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई होती है बच्चों 6.8 इंच। लंबाई कितनी होती है? 6.8 इंच इसकी लंबाई होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी होगी? 6.8 इंच, ओके। आकार इसका होता है यू आकार का। कैसा आकार होता है? यू आकार का। ये देख लीजिए इस प्रकार से यू आकार का, ठीक है। तो इसकी लंबाई होती है 6.8 इंच और आकार होता है यू आकार का। अब देखिए, ये तीन चीज़ों से घिरी रहती है। तीन चीज़ कौन कौन सी? ऊपर इसके पाई जाती है यकृत ग्रंथि, ठीक है, इधर यकृत ग्रंथि पाई जाती है, और इसके ऊपर होती है एक तिल्ली, ठीक है। तो ये सबसे पहला कौन सा? यकृत से और तिल्ली से और अमाशय से घिरी रहती है, ओके। तो ये अंतःस्रावी और बहिस्रावी हो गया। ये यकृत, तिल्ली और अमाशय से घिरी रहती है, ओके। तो आप इसको, ये जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये कुछ एंजाइम्स का भी सिक्रेशन करती है। जैसे मैं एंजाइम्स के नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहला एंजाइम होता है बच्चों एमिलेज एंजाइम। कौन सा? एमिलेज एंजाइम। 2 नंबर एंजाइम है ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन। 3 नंबर होगा काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ओके। चौथा है बच्चों कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। लाइपेज। कौन सा होगा? लाइपेज। और छठा होगा न्यूक्लियोएजेज। ये 6 एंजाइम्स का स्राव करती है। कौन? अग्नाशय ग्रंथि, ओके। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं वो किस किस के अंदर सहायता करेंगे? देखिए, ये एक तो प्रोटीन को तोड़ेंगे और वसा को तोड़ेंगे, और ये एमिनो अम्लों को तोड़ेंगे, ओके। अब ये क्यों इनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे? क्योंकि भोजन का पाचन है वो और सरल हो सके, ओके। तो ये जो एमिलेज होता है ये तोड़ता है बच्चों स्टार्च को। किसको तोड़ेगा? स्टार्च को। स्टार्च को किसके अंदर तोड़ेगा? ये तोड़ेगा माल्टोज के अंदर। किसके अंदर तोड़ेगा? माल्टोज के अंदर, ओके। ये जो ट्रिप्सिन है वो क्या करेगा? ये प्रोटीन है, प्रोटीन को ये किसके अंदर तोड़ेगा? पेप्टाइड के अंदर। किस में तोड़ेगा? पेप्टाइड में। ये पेप्टाइड है वो प्रोटीन का छोटा रूप है। जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक दीवार है, अपने पास एक दीवार है, दीवार के अंदर क्या लगी होती है? छोटी छोटी इस प्रकार से ईंटें लगी होती है। अब अगर हमको दीवार को तोड़ना है तो जो दीवार हम तोड़ेंगे तो छोटी छोटी ईंटों के रूप में उसके टुकड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी ईंटें प्राप्त होगी लास्ट के अंदर हमको। तो उसी प्रकार से ये जो प्रोटीन है इसको अगर सरल टुकड़ों के अंदर तोड़ेंगे तो ये टूटेगा पेप्टाइड के अंदर, ओके। ये जो काइमोट्रिप्सिन है इसका कार्य भी होता है कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन को ये पेप्टाइड में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? पेप्टाइड में तोड़ेगा, ओके। और ये जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये भी किसको? ये भी प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? ये पेप्टाइड में ही तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? पेप्टाइड्स में ही तोड़ेगा, ओके। उसके बाद में ये जो लाइपेज है इसका कार्य होता है वसा को तोड़ने का। किसको तोड़ने का कार्य होता है? इसको वसा को तोड़ने का कार्य होता है। ये जब वसा को तोड़ेगा तो ये तोड़ेगा बच्चों वसीय अम्लों में। किस में तोड़ेगा?
वसीय अम्लों में, या तो ये वसीय अम्लों में तोड़ेगा या फिर छोटे सेकेराइड्स के में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा? सेकेराइड में तोड़ेगा। ठीक है, जैसे मोनोसेकेराइड के अंदर तोड़ेगा ये। ठीक है, किसको? वसा को। तो एक तो एमिलेज है वो स्टार्च को तोड़ रहा है, किसमें? माल्टोज में। ये जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये तीनों कार्य किसका करेंगे? प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करेंगे। ओके, ये जो लाइपेज है ये वसा को छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ेगा, तो ये वसीय अम्लों में या फिर मोनोसेक्राइड्स के अंदर तोड़ देगा। और छठा लास्ट देखिए, न्यूक्लियोएजेज है, ये क्या कार्य करेगा? ये डीएनए और आरएनए को तोड़ने का कार्य करेगा। किसको? डीएनए व आरएनए को। ये शर्कराएं होती है, जैसे डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये राइबोज शर्कराएं हैं। तो ये जो डीएनए और आरएनए हैं ये किसके अंदर टूटेंगे? ये टूटेंगे आपके न्यूक्लिक अम्लों में। किस में टूटेंगे? न्यूक्लिक अम्लों में। ओके, तो ये जो अग्नाशयी रस है या जो अग्नाशयी एंजाइम्स है वो 6 प्रकार का स्राव होता है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोएजेज। ओके, तो आप इनको नोट डाउन कीजिए। चलिए, लास्ट ग्रंथि है अपनी यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि का तो आपने डायग्राम देखा होगा। अपने शरीर के अंदर दाएं भाग के अंदर इस प्रकार से एक ग्रंथि पाई जाती है। किस प्रकार से? इस प्रकार से एक ग्रंथि पाई जाती है। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों यकृत ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको? यकृत ग्रंथि। ये अपने दाईं साइड के अंदर इधर ऊपर होती है, जस्ट फेफड़ों के पीछे स्थित होती है। ओके, ये जो यकृत ग्रंथि होती है। अब ये जो यकृत ग्रंथि है, देखिए ये जो यकृत ग्रंथि होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, ये मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है, सबसे छोटी ग्रंथि। और सबसे बड़ी पूछे तो सबसे बड़ी होती है यकृत ग्रंथि। ठीक है, तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, ये जो यकृत ग्रंथि है ये 2 भागों में बंटी होती है। कौन कौन से? एक तो होता है दायां भाग और एक कौन सा भाग होता है? बायां भाग। ये देखिए 2 भागों के अंदर बंटी होगी, एक दायां भाग और एक बायां भाग। अब देखिए ये बनी किससे होती है? ये बनी होती है षटकोणीय कोशिकाओं से। किससे? षटकोणीय कोशिका से बनी होती है। षटकोणीय कोशिका आकार इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर इस यकृत ग्रंथि का निर्माण करती है। तो देखिए ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है षटकोणीय कोशिकाएं, इनको बोलते हैं हम। अब ये जो एक षटकोणीय कोशिका है ये हो गई क्या? पाली। ये क्या हो गई? पाली। तो इस प्रकार के ये कम से कम 1 लाख पाली पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1 लाख पाली पाई जाती है इस यकृत ग्रंथि के अंदर। तो ये छोटी छोटी 1 लाख पालियों से मिलकर बनी होती है। कौन सी ग्रंथि? यकृत ग्रंथि। ओके, इसके बाद में देखिए ये जो यकृत ग्रंथि होती है इसके अंदर पित्त लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्त लवण का। ओके, किसका निर्माण होगा? पित्त लवण का। ओके, और ये जो पित्त लवण है उसका स्टोर होगा पित्ताशय के अंदर। किसके अंदर ये इकट्ठा होगा? पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होगा ये जो पित्त लवण है। ठीक है, अब ये जो पित्त लवण है ये क्या कार्य करेगा? ये जो पित्त लवण है ये कार्य करेगा बच्चों वसा को तोड़ने का। किसका कार्य करेगा? वसा को तोड़ने का। तो ये जो वसा है ये टूट जाएगी वसीय अम्लों में, वसीय अम्लों में, या फिर ये छोटी गोलिका के रूप में टूट जाएगी वसा गोलिका में। किस में टूट जाएगी? वसा गोलिका में। सबसे कठिन पाचन होता है वसा का, और वसा को तोड़ने के अंदर कौन सा रस या फिर कौन सा एंजाइम
सहायता करता है तो वो करता है पित्त लवण। ये वसा को किसके अंदर, वसीय अम्लों में या फिर वसा की गोलिकाओं के अंदर तोड़ देता है। पार्ट इसके दो होंगे, एक दायां पार्ट और एक बायां पार्ट। छोटी छोटी पालियों से मिलकर बना होता है, लगभग 1 लाख पालियां होती है। ओके, इसके दो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए। पित्त लवण है वो पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है, और ये जो पित्त लवण है वो वसा को वसीय अम्ल या फिर वसा गोलिका के अंदर तोड़ देता है। ओके, तो ये पार्ट हो गए आपके पाचन ग्रंथियों के। 3 मैंने आपको पाचन ग्रंथियां बता दी। ओके, तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बच्चों।